अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। जितने भी बच्चे मुझे जूम पे सुन रहे हैं, लाइव बैठे हैं, रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, उम्मीद है आप सब खैरियत से। डियर स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड चैप्टर का नया नॉलेज स्टार्ट करें, नॉलेज 3.3। इस नॉलेज में जो एसएलओ हम एड्रेस करेंगे वो दो ही एसएलओस हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इन एसएलओस को समझने से पहले आप पहले ये समझ लें कि आप लोगों ने अभी तक क्या समझे। जैसे कि चैप्टर 3 के नाम से आप वाकिफ हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में सबसे पहले आपने हिस्ट्री पढ़ी कि एटम के बारे में क्या तासुरात थे, क्या ख्याल था। फिर आपने फर्दर ये सीखा, एटम के मॉडल्स देखे, और उन मॉडल्स में अभी तक ये चीज आप लोग क्लैरिटी के साथ देख चुके हैं कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर शेल्स होते हैं, और शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन, और क्या होता है, न्यूट्रॉन। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा ना, उसमें प्रोटॉन का एविडेंस तो पढ़ा, प्रोटॉन कैसे पता चला, इलेक्ट्रॉन का तो एविडेंस पढ़ा, लेकिन याद रखिए न्यूट्रॉन के बारे में अभी भी मैंने बात नहीं की, क्योंकि अभी न्यूट्रॉन का मैंने बताया कि न्यूट्रॉन बहुत देर बाद जाके पता चला कि एटम के अंदर वो भी होता है। तो हम उसको नेक्स्ट नॉलेज के अंदर डिस्कस करेंगे कि कैसे पता चला कि न्यूट्रॉन भी एटम के अंदर पाया जाता है। बहरहाल आज के एसएलओस क्या हैं? डिफाइन प्रोटॉन नंबर, जिसका दूसरा नाम है एटॉमिक नंबर, एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक्सप्लेन दैट प्रोटॉन नंबर इज यूनिक टू ईच एलिमेंट एंड यूज टू अरेंज एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। प्रोटॉन नंबर क्या है जिसका दूसरा नाम एटॉमिक नंबर है, और ये क्यों यूनिक है, और किस तरह इस नंबर की बेस पे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है। ये एसएलओ है। दूसरा एसएलओ डिफाइन न्यूक्लियॉन नंबर, जिसका दूसरा नाम क्या है, एटॉमिक मास, या इसको हम एटॉमिक नंबर भी कहेंगे। देखते हैं क्या फर्क है इनमें। एज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। बड़े क्लियर एसएलओ हैं। इन एसएलओ में हमने सीखना क्या है, ये तो पता चल गया कि एटम की शक्ल कैसी होगी, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है, लेकिन अब उस शक्ल को जानने के बाद हम एटम के बारे में, जैसे मैं आपको बताता हूं, आप यहां पे हर बच्चे का बेफॉर्म बना हुआ है, हर बच्चे के बेफॉर्म के ऊपर उसका एक आईडी नंबर लिखा होता है, जो बड़े होकर आपका आईडी कार्ड नंबर बनेगा। क्या आपका वो नंबर किसी और का हो सकता है? वो आपका ही है, क्योंकि वो नंबर आपकी पहचान है। इसी तरह जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका भी कोई बेफॉर्म होगा। बेफॉर्म से मुराद क्या होता है, उनकी भी कोई आइडेंटिटी होगी, पहचान होगी, जिस नंबर की वजह से वो पहचाना जाता है। तो पहले तो देखते हैं वो नंबर है क्या, फिर हम दोबारा एसएलओ पे आते हैं। तो मैं सीधा सिमुलेशंस पे जाता हूं और आपको वो समझाता हूं। बिल्ड एन एटम वाली सिमुलेशन जो है वो जरा प्ले करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सिमुलेशन आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। इस स्क्रीन के अंदर मैं क्या करता हूं, मैं ये प्रोटॉन एटम बिल्ड करता हूं। ये सेंटर में मैंने एक प्रोटॉन रखा, ये ऑरेंज वाले प्रोटॉन है, ग्रे वाले न्यूट्रॉन है, और ये ब्लू वाले जो हैं वो इलेक्ट्रॉन है। आप देखो, जैसे ही मैंने एक प्रोटॉन प्लेस किया तो क्या नाम आ गया, हाइड्रोजन। अगर मैं दूसरा प्रोटॉन प्लेस करता हूं तो क्या नाम आ गया, हीलियम। अगर मैं तीसरा प्रोटॉन प्लेस करता हूं तो क्या नाम आ गया, लिथियम। इसको जरा स्विच करें। अच्छा, अगर मैं चौथा प्रोटॉन प्लेस करता हूं तो क्या नाम आ गया, ब्रिलियम। इसी तरह अगर मैं एक और प्रोटॉन प्लेस करता हूं तो क्या आ गया, बोरोन। एक और प्लेस करता हूं तो क्या आ गया, कार्बन। आपने नोटिस किया जैसे जैसे मैं प्रोटॉन को बदलता जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं प्रोटॉन्स को बदलता जा रहा हूं, वैसे वैसे नाम भी बदलता जा रहा है। तो इसका मतलब, अच्छा चलो प्रोटॉन के अलावा देखते हैं, वापस करते हैं प्रोटॉन को जरा। अब जैसे मैंने एक न्यूट्रॉन एंटर किया तो कोई नाम आया, कोई नाम नहीं आया। अच्छा चलो, अब मैं इलेक्ट्रॉन को एंटर करता हूं, इलेक्ट्रॉन एंटर किया तो कोई नाम आया। इसका मतलब क्या है कि एटम के अंदर जो तीन पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल जो एटम की आइडेंटिटी को डिफाइन करता है वो कौन है, प्रोटॉन। ये तो तय हो गया ना कि प्रोटॉन की वजह से आइडेंटिटी डिफाइन होगी, इलेक्ट्रॉन के आने जाने की वजह से आइडेंटिटी डिफाइन नहीं होगी। अब इस प्रोटॉन नंबर को ही हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। इस प्रोटॉन नंबर को ही क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक नंबर कहते हैं।
दोबारा बोल रहा हूं, प्रोटॉन किसी भी एलिमेंट के अंदर, एटम्स की किसी भी एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की जो तादाद होगी वही उस एलिमेंट का कौन सा नंबर होगा। प्रोटॉन नंबर भी कह सकते हैं इसको, और इसको इसका आईडी नंबर, या आईडी नंबर से बेहतर है ज्यादा इसका प्रॉपर वर्ड यूज करेंगे तो क्या वर्ड यूज करेंगे, एटॉमिक नंबर। चलें आप ऐसा करते हैं, पीरियोडिक टेबल खोलते हैं। पीरियोडिक टेबल जरा ये खुला हुआ ऊपर, ये देखें ये फुल स्क्रीन। अब ये पीरियोडिक टेबल आपके सामने आ रहा है, आप इसको अपने गूगल पे भी खोल सकते हैं। अब यहां पे डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स होंगे, जैसे हाइड्रोजन, इसके ऊपर लिखा हुआ ना वन लिखा हुआ है। ये वन क्या था, ये वही तो उसके नंबर है, प्रोटॉन नंबर। अगर आप इस तरह हीलियम को देखें, ये देखें, ये मैं हीलियम को टच करता हूं, यहां पे हीलियम की डिटेल आ गई है, ये देखें, ये हीलियम की डिटेल आ गई है सारी ना, ये कॉर्नर के ऊपर। ये देखें फर्दर हीलियम के बारे में क्या हिस्ट्री है सारी, या पढ़ना चाहें तो यहां से आप पढ़ सकते हैं अबाउट हीलियम। बड़ा हमें जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की। ये देखें नीचे स्पेक्ट्रम नजर आ रहे हैं आपको, ये स्पेक्ट्रम्स को आप देखो, थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है कि स्पेक्ट्रम्स क्या है। ये हीलियम एटम को जब हम उसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ खेलेंगे, एनर्जी देंगे, एनर्जी निकालेंगे उससे, तो उसका एक स्पेक्ट्रम बनेगा। अच्छा मैं थोड़ी मजेदार बात बताता हूं आपको, जो हीलियम का स्पेक्ट्रम होगा, जैसे हर इंसान का अपना फिंगरप्रिंट होता है, उसी तरह हर एलिमेंट का एक फिक्स तरह का क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है। जैसे हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होगा वो हीलियम के स्पेक्ट्रम से डिफरेंट होगा। हम लेबोरेटरी में जब काम करते हैं तो एलिमेंट की पहचान इन स्पेक्ट्रम्स की मदद से ही करते हैं। ये स्पेक्ट्रम है तो ये हाइड्रोजन का है, ये स्पेक्ट्रम है तो ये हीलियम का है। ये तो बाय चांस आ गया तो मैंने कहा चले मैं आपको बता देता हूं। अच्छा हीलियम के बाद लिथियम पे जाता हूं, तो लिथियम पे भी आपको एक नंबर आ रहा है नजर 3। अब ये जो 3 लिखा हुआ है, ये लिथियम के अंदर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, शाबाश, प्रोटॉन्स की तादाद को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से अगर मैं यहां पर ब्रिलियम की बात करता हूं, तो ब्रिलियम के अंदर आप देखें तो ब्रिलियम के अंदर ये नंबर क्या लिखा हुआ है, 4। इसका मतलब ब्रिलियम के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 4। जूम पे बैठे हुए बच्चे मुझे पहले बताएं कि क्या आपको एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर दोनों एक ही चीज है, क्या यह क्लियर है आपको? जी मुझे कमेंट में आंसर करें, क्या यह बात आपको क्लियर है? गुड। और यह भी आपको क्लियर है, यह भी आपको क्लियर है कि इसकी वजह से एटम की आइडेंटिटी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। अगर यह नंबर चेंज होगा तो एटम की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चलें गुड, आगे चलते हैं, बिल्ड एन एटम के अंदर दोबारा चलते हैं। ये एटम बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा यहां पर ना एक मॉडल में लिखा हुआ ऑर्बिट मॉडल और एक लिखा हुआ क्लाउड मॉडल। ये क्लाउड मॉडल क्या होता है, शाबाश कोई बताएगा आप में से? ये देखो ये मैं इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूं और ये ना क्लाउड बनता जा रहा है। ये क्लाउड मॉडल क्या है? जूम पे जो बच्चे, वो शेल्स हैं इसके। ये मैंने कल बताया था ना, प्रोबेबिलिस्टिक पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मक्खी की तरह इधर उधर हो रहा है बस, क्लाउड मतलब वो फैलता जा रहा है इस तरह। तो ये क्लाउड मॉडल इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है कि असल में एटम, उसके गिर्द क्या होता है, न्यूक्लियस तो होता है, उसके गिर्द शेल, शेल में क्या होते हैं, सब शेल्स, सब शेल्स में क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो भी मक्खी की तरह इधर उधर जा रहे होते हैं। इसलिए असल में क्लाउड मॉडल, बड़ी क्लासों में क्लाउड मॉडल पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं तो हम ऑर्बिट मॉडल पे ही रहते हैं, 2D मॉडल पे ही रहते हैं, 3D मॉडल पे नहीं जाते। अच्छा लो जी, एटम बिल्ड करने लगे हैं। यहां से हम इसका देखेंगे मास नंबर। मास नंबर क्या होता है भी हमें पता चल जाता है। देखें जरा, ये ऊपर आपको बार नजर आ रही है, जरा जरा मुझे ये जुमीत इसको, ये आपको बार नजर आ रही है, इसके अंदर आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की तादाद आपको नजर आएगी जो भी मैं एटम के अंदर फिट करूंगा। और यहां पर आपको नेट चार्ज पता चलेगा कि नेट पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज। अभी देखते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक प्रोटॉन को मैं न्यूक्लियस के अंदर फिट करता हूं। अच्छा अब एक प्रोटॉन की वजह से क्या चार्ज आ गया, शाबाश, +1 चार्ज आ गया। अब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन भी एंटर करूंगा तो एटम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। नॉर्मली सारे एटम आपको जो मिलेंगे ना वो न्यूट्रल फॉर्म में मिलेंगे। तो इससे हमें यह बात समझ आती है कि एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब एक और काम करते हैं, मैं एक न्यूट्रॉन एंटर करता हूं।
अब न्यूट्रॉन के एंटर करने से हाइड्रोजन था, अभी भी हाइड्रोजन है, एक और न्यूट्रॉन एंटर करता हूं, अभी भी हाइड्रोजन है, एक और न्यूट्रॉन एंटर करता हूं, और यहां पर मैं इसकी स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी को टिक कर देता हूं। अच्छा, जब दो न्यूट्रॉन थे, जब एक न्यूट्रॉन था तो ये क्या था, हाइड्रोजन स्टेबल। जब दो न्यूट्रॉन है तो हाइड्रोजन क्या हो गया, शाबाश, अनस्टेबल। तीसरे न्यूट्रॉन की दफा भी वो क्या हो गया, ज्यादा अनस्टेबल हो गया। अब देखो वो ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब ये समझ आया। अच्छा, अब शाबाश बताओ, ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, तो अगर आप इसका मास नंबर देखो तो मास नंबर क्या आ रहा है, 2। क्या आ रहा है, मास नंबर 2। जूम पे बैठे हुए बच्चे मुझे पहले ये क्लियर करें, क्या ये आप मानते हैं इस चीज को कि एटम का असल मास किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वजह से, या उसमें इलेक्ट्रॉन की भी कोई कंट्रीब्यूशन शामिल होती है? याद करें, इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन शामिल होती है। जी वो समझ नहीं आ रही। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बिल्कुल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, असल मास ही किसका होता है? मैंने आपको मिसाल दी थी ना कि 10 पाउंड का केक लेके आए, उस पर एक चिप्स रख दें, तो वो 10 पाउंड का केक और चिप्स का वजन का कोई मुकाबला नहीं है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से असल वजन किसका होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन के वजन का बीच में कोई मुकाबला नहीं होता, उसका वजन तो 1836 गुना कम होता है। इलेक्ट्रॉन का वजन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से 1836 गुना कम होता है, ये आपको बता के आया हूं, पहले लेक्चर में हमने ये बात डिस्कस की थी। तो अब मास नंबर जो असल में किसी भी एटम के मास का सबब बनेगा, नंबर से मुराद क्या है, तादाद। मास नंबर से मुराद क्या है, उन पार्टिकल्स की तादाद जिसकी वजह से मास बनेगा, और वो दो ही है पार्टिकल, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो शाबाश देखो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें, 2 हैं, तो यहां पे मास नंबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अच्छा चलो शाबाश बताओ, एक और न्यूट्रॉन एंटर करूंगा तो मास नंबर क्या आ गया, 3। अगर एक और न्यूट्रॉन एंटर करूंगा तो मास नंबर क्या आ गया, 4। लेकिन हाइड्रोजन का मास नंबर 4, वो हाइड्रोजन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे हाइड्रोजन क्या होते हैं, शाबाश, अनस्टेबल। तो नेचर में आपको ऐसा हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। हां, क्या ये वाला हाइड्रोजन मिलेगा जिसका मास नंबर 3 होता है, नहीं, ये भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी क्या होता है, अनस्टेबल। क्या आपको ये वाला हाइड्रोजन मिलेगा, यस। क्या लिखा हुआ है इसमें, यस। क्या लिखा हुआ है, स्टेबल। ऐसा हाइड्रोजन मिलेगा जिसका मास नंबर क्या होता है, 2। आपको ऐसा हाइड्रोजन, अब देखो ये भी क्या है, अनस्टेबल, ठीक है, ये भी अनस्टेबल है। इसका मतलब आपको ये वाला हाइड्रोजन जो है ये ज्यादातर नेचर में मिलेगा। इज इट क्लियर? अच्छा आगे चलते हैं, मास नंबर को समझते हुए हम आगे चलते हैं। एक काम करते हैं, मैं यहां पर 6 प्रोटॉन्स, अच्छा यहां पर एक छोटी सी चीज को हम ठीक कर लें, गलत हो गई, वो ये है, ये देखिए मैंने वो न्यूट्रॉन रख दिया था। हाइड्रोजन एक प्रोटॉन के साथ स्टेबल है, बोलो बोलो शाबाश, स्टेबल है। इसका मतलब हाइड्रोजन का मास नंबर क्या है, 1, वो भी मिलेगा आपको। क्या मास नंबर 2 वाला हाइड्रोजन स्टेबल है, यस, वो भी मिलेगा आपको। इसका मतलब आप साइंटिस्ट हैं, आप समझ जाएं कि अगर आप हाइड्रोजन के साथ डील कर रहे हैं ना, तो आपको 2 तरह के हाइड्रोजन मिलेंगे, एक वो जिसका मास नंबर क्या है, 1, और एक वो जिसका मास नंबर क्या है, 2। 3 वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, बल्कि क्या है, वो अनस्टेबल। तो ये जो वैरायटी है एक ही एटम की, यानी एक ही एलिमेंट हाइड्रोजन के 2 तरह के एटम्स हैं, 1 मास नंबर, 2 मास नंबर। आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे, हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, आइसोटॉप्स। क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स। चलो अब किसी और एटम की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये मैंने 1 2 3 4 5 6 प्रोटॉन रखे, तो 6 प्रोटॉन का मतलब 6 प्रोटॉन किसके अंदर होते हैं, कार्बन के अंदर। कार्बन के अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसमें 6 प्रोटॉन होंगे, यही कार्बन का यूनिक नंबर है। अभी हम पीरियोडिक टेबल खोल के दोबारा देख लेते हैं। ये देखें, ये रहा कार्बन, और ये देखें कार्बन का 6 यूनिक नंबर आ रहा है। 6 का मतलब क्या है, ये इसका एटॉमिक नंबर है, और यही इसके प्रोटॉन की तादाद है।
चलो शाबाश, जज करो, जल्दी से मुझे बताओ। अब इसको, अभी ये अनस्टेबल है, मैं ऐसा करता हूं, चार्ज भी है इसके ऊपर, न्यूट्रल करना है तो इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। कितने? शाबाश शाबाश, बताओ। इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं मैं 6। कैसे पता चला 6? क्योंकि 6 प्रोटॉन है तो 6 ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो वो न्यूट्रल होगा। अच्छा जी, अभी कार्बन स्टेबल नहीं, अनस्टेबल है, क्योंकि न्यूट्रॉन होना जरूरी है। 1 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन, 4, 5, 6। जैसे ही मैंने 6 न्यूट्रॉन किए तो यहां पर क्या लिखा आ गया है? स्टेबल। अब मुझे बताओ, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उनकी तादाद 12 है, तो 12 इसका क्या है? शाबाश, मैस नंबर। क्या है इसका? मैस नंबर। अच्छा, ऐसा करते हैं, 1 न्यूट्रॉन और डालते हैं, तो क्या अभी भी स्टेबल है ये? यस। तो मास नंबर क्या है इसका? शाबाश, 13। मास नंबर 13। एक और न्यूट्रॉन डालते हैं, तो ये स्टेबल की बजाय क्या हो गया? अनस्टेबल। सबक क्या सीखने को मिला? सबक ये सीखने को मिला कि आपको, जब आप साइंटिस्ट हैं तो आप लैब में काम करेंगे, कार्बन के साथ डील करेंगे, तो आपको कार्बन कितनी तरह का डील करना पड़ सकता है? 2 तरह का। एक जिसका मास नंबर क्या होगा? शाबाश, 12। और एक जिसका मास नंबर क्या होगा? 13। एक काम करते हैं, पीरियोडिक टेबल में देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। ये पीरियोडिक टेबल में बेटा क्या नंबर लिखा हुआ है? शाबाश बताएं, ये जरा फुल स्क्रीन करें। ये 12 भी पूरा नहीं लिखा हुआ, बल्कि क्या लिखा हुआ है? 12.011। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। देखो, अगर मैं 12 लिखता हूं तो भी गलत बात है, अगर मैं 13 लिखता हूं तो भी गलत बात है। मुझे एक ऐसा नंबर लिखना है जो दोनों के लिए सूटेबल हो। तो आगे आने वाला टॉपिक यही है कि हम, अच्छा मुझे बताओ, जो दोनों कार्बन थे 12 और 13, अगर आप बिल्ड एन एटम में जाएं तो चाहे 12 वाला 13 वाला देख लो, 12 वाला देख लो, 13 वाला देख लो, दोनों का आईडी नंबर, दोनों का एटॉमिक नंबर क्या था? 6। भाई एटॉमिक नंबर तो दोनों का क्या है? शाबाश, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है। भाई दोनों में प्रोटॉन तो 6 ही है। इसलिए अगर आप थोड़ा नोटिस करो तो पीरियोडिक टेबल में ये वाला नंबर चेंज नहीं हो रहा, वो 6 है। नीचे वाला नंबर ना 12 है ना 13 है, बल्कि ये कोई एवरेज टाइप नंबर है। ये कैसे निकलता है ये आपको आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। इसी तरह एक एलिमेंट पे और जाते हैं, फिर मैं आप लोगों का फिर फर्दर इस पे हम बात करते हैं। चलें हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब जूम पे बच्चे जो बैठे हैं उनमें से कोई बच्चा मुझे बताए, आप अपनी मर्जी से कोई एलिमेंट बताएं, उसके ऊपर जरा बात करते हैं। चलो शाबाश, बताओ। क्लोरीन पे बात कर ले, नियोन पे बात कर ले, नियोन पे। अब मेरे पास इतने प्रोटॉन नहीं है, देखते हैं, ये भी तो देखना ना हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं, कौन सा एटम बन सकता है। तो नियोन, अच्छा जी पहले मुझे बताओ, जो जूम पे बच्चे बैठे हैं, नियोन, नियोन के लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा? नियोन की आईडी नंबर देखनी पड़ेगी पहले, तभी तो डिसाइड करूंगा ना कितने प्रोटॉन डालूंगा। तो बताओ, नियोन का आईडी नंबर यानी एटॉमिक नंबर देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? पीरियोडिक टेबल जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में ये लिखा हुआ है नियोन, नियोन का है 10 और नीचे वाला 20.180 है। वो नहीं हमें नंबर चाहिए, हमें हमारे लिए 10 इंपॉर्टेंट है। अब इस 10 का मतलब मैं समझ गया हूं कि इस 10 का मतलब क्या है कि नियोन के अंदर, इसको जरा फुल स्क्रीन करें ना बच्चे देखें, 10 प्रोटॉन है। चलो भाई 10 प्रोटॉन ऐड करते हैं। 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलो जी प्रोटॉन खत्म हो गए। अब जैसे मैंने 10 प्रोटॉन एंटर किए तो देखो नियोन आ गया है, इसको फुल स्क्रीन। अब जाहिर सी बात है इसमें इलेक्ट्रॉन भी एंटर करने पड़ेंगे, तो 10 ही इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, पहले शेल में नॉर्मली 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और बाहर वाले शेल में, दूसरे शेल में 8 आते हैं। वो फिट हो गए सारे, खुद ही फिट हो जाते हैं। लो जी, अब इसमें न्यूट्रॉन एंटर करना है। क्या ये स्टेबल? स्टेबिलिटी ऑन करते हैं। क्या ये स्टेबल है? नहीं, भी न्यूट्रॉन डालते जाना है आपने।
न्यूट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस स्टेबल होता है। अच्छा जी, ये स्टेबल हो गया। जब ये स्टेबल हुआ तो बताओ इसका मास नंबर क्या है? 20, क्योंकि इसमें 10 प्रोटॉन है और 10 क्या है? न्यूट्रॉन। चलो एक और न्यूट्रॉन एंटर करते हैं। क्या ये स्टेबल है अभी भी? यस। इसका मतलब 21 वाला नियॉन भी मिलेगा आपको, क्योंकि वो भी स्टेबल है। हाँ, 21 हो 20 हो, प्रोटॉन दोनों में सेम है, आईडी नंबर दोनों का क्या है? सेम है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक न्यूट्रॉन और एंटर करते हैं। तो क्या ये अभी भी स्टेबल है? इधर सामने देखें, क्या ये अभी भी स्टेबल है? यस। इसका मतलब नियॉन की 3 तरह की वैरायटी है। नियॉन एक और एंटर, चलें जी बच्चा कह रहे एक और एंटर करते हैं। ये ले जी, एक और एंटर कर दिया, अनस्टेबल हो गया। इससे पता चला कि जरूरी नहीं हर दफा 2-2 आइसोटोप हों, आपको कभी कभार 2 से ज्यादा भी मिल सकते हैं आइसोटोप। जैसे नियॉन के कितने आइसोटोप मिले? 3 आइसोटोप मिले। समझ गए मेरी बात को? ओके, तो इस तरह से अब पता चला नियॉन 20 भी होता है, नियॉन 21 भी होता है, नियॉन 22 भी होता है, एटॉमिक उसका मास नंबर। लेकिन एटॉमिक नंबर तीनों का क्या होगा? 10 10 10, क्योंकि प्रोटॉन तीनों में क्या है? सेम, वो चेंज नहीं हो सकते। अब आप में से कौन बच्चा जो है जूम पे बैठा हुआ मुझे बताएगा आइसोटोप बनने की क्या वजह होती है? आइसोटोप बनने का जिम्मेदार इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है? जी, कौन बताएगा? जूम पे जो बच्चे बैठे हैं उनमें से कौन बताएगा? वेरी गुड। आपके सामने था, सब कुछ मैं चेंज कर रहा हूं, लेकिन मास नंबर के बढ़ने की वजह, एक एलिमेंट के मास नंबर के बढ़ने की वजह, आइसोटोप्स बनने की वजह क्या बन रहे हैं? न्यूट्रॉन्स। भाई प्रोटॉन चेंज करूंगा तो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा, न्यूट्रॉन चेंज करूंगा तो एलिमेंट चेंज नहीं होगा, बल्कि उसका क्या चेंज होगा? मास नंबर, जिसके उसके क्या बनेंगे? आइसोटोप। उम्मीद करता हूं कि आपको यह अच्छे तरीके से समझ आ गया है। अब एसएलओ पे चलते हैं और देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने अपने एसएलओ को कवर भी कर लिया है। खोलें जरा स्लाइड खोलें। क्या था जी पहले एसएलओ? डिफाइन प्रोटॉन नंबर एटॉमिक नंबर एज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, पता चल गया। एक्सप्लेन दैट प्रोटॉन नंबर इज यूनिक, ये भी पता चल गया, हर एलिमेंट का यूनिक है, और इसी वजह से एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में अरेंज होते हैं। आपने पीरियोडिक टेबल भी देख लिया, उस पीरियोडिक टेबल में ये देखा कि एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये एटॉमिक नंबर के बढ़ने की वजह से अरेंज हो रहा है ना सब कुछ, तो यही वो बात कर रहा है, ये भी हमने देख लिया। आगे चलते हैं। दूसरा था डिफाइन न्यूक्लियॉन नंबर, जिसका दूसरा नाम क्या है? अच्छा, 2 लफ्ज है यहां पर, एक होता है एटॉमिक मास और एक होता है मास नंबर, एक होता है मास नंबर। अब ये मास नंबर क्या है और एटॉमिक मास क्या है? आप में से कोई फर्क बताए, लफ्जों से देख के फर्क बताए, क्या फर्क हो सकता है बेटा इसमें? एक लफ्ज है मास नंबर, ठीक है, और एक है एटॉमिक मास। एक नंबर है और एक एटॉमिक मास है, क्या फर्क हो सकता है? शाबाश। Sir, the number of proton is atomic number and the total mass of proton and neutron is atomic नहीं, mass. देखिए वो एटॉमिक नंबर तो हम क्लियर कर चुके हैं ना, एटॉमिक नंबर हमें क्लियर है। मैं अगले 2 टर्म बोल रहा हूं, एक मैंने बोला एटॉमिक मास और दूसरा लफ्ज मैंने बोला मास नंबर। मास नंबर तो भी हमने देखे ना, मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो तादाद होती है, हम उसको ए स्टैंड फॉर मास नंबर, मास नंबर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये एटॉमिक मास क्या है? कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई एटम का मास होगा। अब थोड़ा सा मैं चलता हूं दोबारा सिमुलेशन की तरफ, ताकि आपको ये 2 डिफरेंस क्लियर हो जाए। ये सिमुलेशन खोलें जरा। अच्छा जी, जरा देखें मेरी बात को, सुने जरा, खोलें। अब ये फिलहाल मास नंबर जो है वो 22 आ रहा है, सॉरी मास नंबर क्या? हाँ जी, मास नंबर कितना आ रहा है? 22 आ रहा है। ये नंबर का मतलब क्या होता है? तादाद। अब ये 22 में कौन कौन मौजूद है? शाबाश, 22 के अंदर कौन कौन मौजूद है? 10 प्रोटॉन है, ये स्क्रीन जरा फुल करें ना, ये 10 प्रोटॉन है देखें, और 12 न्यूट्रॉन है।
अब ये 12 न्यूट्रॉन और 10 प्रोटॉन का कोई ना कोई वजन तो होगा ना, वजन। वजन पता चला तो क्या पता चला? एटॉमिक मास। तादाद पता चली तो क्या पता चला? मास नंबर। कितना आसान फर्क है कि जो तादाद है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, उसकी तादाद पता है तो मास नंबर, और अगर उसका मास पता है तो एटॉमिक मास। क्योंकि मास के बारे में भी हमने बात ही नहीं की, तो इसलिए हम अभी मास को कल डिस्कस करेंगे। आज हमने सिर्फ किसकी बात की है? नंबर की बात की है। फॉलो कर रहे हैं? अब मैं आपसे एक वर्कशीट सॉल्व करवाऊंगा, आपने वो अब सॉल्व करनी। नेक्स्ट। अच्छा जी, ये नॉलेज था, ये इसको फुल स्क्रीन करें बच्चे, आप इसको खुद पढ़ें। ये नॉलेज पढ़ के आपको समझ आ जाएगा कि हमने क्या सीखा है इन 2 SLOs के अंदर। और ये हमारी स्किल है कि हमें एनालाइज करना आना चाहिए स्ट्रक्चर एटम का बेस्ड ऑन देयर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है? न्यूट्रॉन की तादाद को क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन नंबर कहते हैं। इवैल्यूएट करना आना चाहिए एटॉमिक नंबर का क्या रोल है एलिमेंट की पहचान करने में, वही तो मेन नंबर है। और अंडरस्टैंड करना आना चाहिए प्लेसमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये 2 सारी चीजें हमें आ गई हैं कि एटॉमिक नंबर बता दो, तलाश करके हम उस एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में जगह तलाश कर लेंगे। ठीक हो गया? आगे चलें। चलें जी, ये टेबल है, शाबाश, फुल स्क्रीन करें। इस टेबल में सबसे पहला एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। क्या लिखा है मैंने उसका? एटॉमिक नंबर 1। मास नंबर क्या लिखा है मैंने? 1। चलो जल्दी बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे पता चलेंगे मुझे? सर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। जो एटॉमिक नंबर होगा वही प्रोटॉन की तादाद होगी, और जो प्रोटॉन की तादाद होगी वही किसकी तादाद होगी? इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी। वेरी इजी। अच्छा, फिर मास नंबर लिखा हुआ 1। अब शाबाश मुझे बताओ, मास नंबर किसके बराबर है? ये फार्मूला मैंने ऊपर लिखा, मास नंबर बराबर है, शाबाश बोलो जल्दी से, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब मुझे बताओ, मास नंबर 1 होने का मतलब क्या? मास नंबर की जगह 1 लिख दूंगा, बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह पे हमें पता है कितने हैं, 1, प्लस न्यूट्रॉन की तादाद निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा? इस 1 को मैं इधर ले आऊंगा, 1 में से 1 जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 0। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? 0। आपने देखा ना, हाइड्रोजन 2 तरह के थे, एक में कोई न्यूट्रॉन नहीं था और एक में एक न्यूट्रॉन था। तो ये हाइड्रोजन कौन से वाला है? जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है। चलो अगली मिसाल करते हैं, नाइट्रोजन। चलो शाबाश, 7 उसका एटॉमिक नंबर है। सीधा सीधा एटॉमिक नंबर का मतलब है उसमें प्रोटॉन 7 है। 7 प्रोटॉन का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है। मास नंबर 14। अब 14 के अंदर 7 प्रोटॉन है तो ऑब्वियसली बाकी 7 क्या होंगे? न्यूट्रॉन। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये लिखा 7 इसके अंदर क्या है? न्यूट्रॉन। ये बाकी आप खुद करेंगे। इसको करने के बाद जो वर्कशीट है वो ये है, ये चैलेंज है आपके लिए। आप ये फुल स्क्रीन करें, ये देखते हैं जी कितने बच्चे इसको मुझे करके दिखाते हैं। ये मैंने कुछ ब्लॉक्स खाली छोड़ दी हैं, एक मैं करके दिखाऊंगा आपको, बाकी आप करेंगे। मुझे यहां पर एलिमेंट का नेम लिखना है, मुझे यहां पर उसका एटॉमिक नंबर लिखना है, यहां मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हिंट मुझे दिया गया है उसका मास नंबर जो कि क्या है? 66। बताएं क्या करूं? सिंबल मुझे पता है, जिंक, Zn। सीधा जाऊंगा पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में जाएं जी, जिंक, ये रहा जिंक, इसको टैप करता हूं, ये जिंक आ गया। मेरे लिए 65 इंपॉर्टेंट है या 30 इंपॉर्टेंट है? 30 उसका आईडी नंबर है। आईडी नंबर से मुराद उसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं? 30। चलो वापस आ जाओ। तो बताओ शाबाश, जब ये पता चल गया कि एटॉमिक नंबर जो है वो 30 है तो यहां पर 30 आएगा। कितने प्रोटॉन है? शाबाश 30। कितने इलेक्ट्रॉन है? जल्दी से बोलो 30। 66 मास नंबर है, और मास नंबर में क्या क्या होता है? शाबाश, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब मुझे तो प्रोटॉन पता है कितने हैं, शाबाश 30। प्रोटॉन न्यूट्रॉन जमा होकर आंसर क्या आता है? 66। अब 66 में मैं 30 निकाल दूंगा जो कि प्रोटॉन है, तो बाकी न्यूट्रॉन कितने आएंगे? 36। तो यहां न्यूट्रॉन की तादाद कितनी आ गई?
36। नाम क्या लिखूंगा यहां पर? जिंक। समझ आया ये कैसे करनी है वर्कशीट? अगर ये वर्कशीट आप करते हैं इसका मतलब आप मास्टर हो गए, आपको हर चीज पता चल गई है। 2 वर्कशीट है, एक आसान और एक मुश्किल। ये कल मुझे अपने ग्रुप में सेंड करनी है इसको सॉल्व करके। ठीक हो गया? कोई सवाल है किसी किस्म का? कंप्लीट हो गया SLO हमारा आज का, मतलब हमारा नॉलेज कंप्लीट। कल इंशाल्लाह नहीं 30 + 30 60 नहीं करना। ये अनफाल आपने क्या किया? 30 + 30 60 क्यों किया है? जी अनफाल अपना माइक ऑन करें और जवाब दें, ये 30 + 30 60 क्यों किया आपने? अनफाल आपको हैं? सर आपने जो अभी जिंक का समझाया, हाँ सर आपने कहा 30 + 30 66 आता है। सर नहीं, 30 मैंने + 30 60 मैंने आता मैंने है। मैंने ये नहीं कहा 30 + 30 60 आता है। दोबारा देखें, मैंने ये बोला कि 66 के अंदर 30 प्रोटॉन है, क्योंकि मास नंबर किसके बराबर होता है? मास नंबर एक्चुअली इक्वल होता है किसके? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में प्रोटॉन 30 है, कितने न्यूट्रॉन होंगे? टोटल मिला के 66 है। 66 में से 30 माइनस करेंगे, 66 में से जब 30 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा? 36 ही आएगा ना। क्लियर है आपको? इस तरह से ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखें, यानी अगर आपको मास नंबर पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जमा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो मास नंबर में से प्रोटॉन की तादाद को यहां क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस है तो यहां पर आके क्या होगा? माइनस होगा। क्लियर है? बाकी ये वर्कशीट आप करें। कोई सवाल और है तो आप मेरे से करें। कोई भी किसी किस्म की कंफ्यूजन है, वर्कशीट मुझे कल चाहिए। अगर ये वर्कशीट कर लेते हैं तो आपका ये नॉलेज क्लियर। भी इसके बाद एक नॉलेज रह जाएगा, तीसरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, कोई सवाल नहीं है किसी का? ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।